हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग एकेडमी। दोस्तों, आज हम ACCA AFD का जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम FA1 कहते हैं। तो गाइस, इसके कोर्स प्लान का थोड़ा डिस्कस करें कि टेक्स्ट बुक के लिए हम फॉर टेक्स्ट बुक हम इस टेक्स्ट बुक के लिए कैपलन बुक देखेंगे, और साथ में जो BPP एंड कैपलन बोथ वो हम किट के लिए देखेंगे। MCQs के लिए हम कैपलन BPP एंड कैपलन दोनों देखेंगे, और साथ में टेक्स्ट बुक जो है वो हम सिर्फ कैपलन की देखेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी होगी। तो गाइज़, FA1 हम बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कि FA1 असल में है क्या चीज़। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। तो FA1 में हम बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल राइट। तो अब हम देखते हैं कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या चीज़। फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ जो हम इसकी बेसिक डिफिनीशन देखें तो सिंपली प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल राइट, स्टेटमेंट्स फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना, इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम किस तरह तैयार करेंगे और कब तैयार करेंगे, ये सब हम क्या इस FA1 में देखेंगे। और अगर आपका FA1 स्ट्रॉन्ग हुआ तो इट मीन आपके लिए FA2 इजी होगा, और FA2 हमारे पास लिंक्ड है F3 का तक, और F3 फिर F7 तक, यानी फिर FA1 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके जो मेन जो इसके टॉपिक्स हैं स्पेशली, तो वो आपके लाजमी क्लियर होने चाहिए, जो कि फिर आगे नेक्स्ट लेवल ACCA के पेपर्स जो हैं उसमें फिर टेस्ट होते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FA1। तो ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं FA1 से। सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कैपलन की बुक में चैप्टर नंबर 4, एंड दैट इज़ बैंकिंग। ऑल राइट, बैंकिंग से हम स्टार्ट लेते हैं एंड फिर आगे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो बैंकिंग में जो सबसे हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कस्टमर बैंक रिलेशनशिप। ओके, कस्टमर और बैंक का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन जानने से पहले हम देखेंगे पहले जो हमारा एक छोटे से दो टर्म्स हैं, रिसीवेबल एंड पेएबल। तो कस्टमर बैंक का रिलेशन जो है उसको जानने से पहले हम अपना जो रिसीवेबल और पेएबल जो हमारे पास दो टर्म्स हैं उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रिसीवेबल और पेएबल क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए की शॉप है, ऑल राइट, और बी एक कस्टमर है जो कि आया मिस्टर ए के पास, और उसने $100 की शॉपिंग की, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने उधार पे मिस्टर ए से क्या किया, जो इसने परचेजिंग की तो वो उसने उधार पे की, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें मिस्टर ए, तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या है, रिसीवेबल है। अब किस तरह रिसीवेबल है, तो हर वो शख्स या हर वो बॉडी, हर वो कंपनी जो हमें पे करेगी, पे करेगी, तो हर वो शख्स या हर वो कंपनी जो हमें पे करेगी वो हमारा क्या होगा, रिसीवेबल होगा। तो कस्टमर हमेशा के लिए हमारा क्या होता है, रिसीवेबल होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को हमें पे करना होता है, पे करना होता है। तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या हुआ, वो रिसीवेबल हुआ। अब मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या है, वो है पेबल। ऑल राइट, अब पेबल क्या है, हर वो शख्स या हर वो कंपनी या हर वो बॉडी जिसको हम पे करेंगे, जिसको
हम पे करेंगे, पे करेंगे। ऑल राइट, तो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा पेबल होगा, यानी जिसको हम पे करेंगे वो हमारा पेबल होगा, और जो हमें पे करेगा वो हमारा रिसीवेबल हो गया। तो आई थिंक सो रिसीवेबल एंड पेबल जो हमारा टॉपिक है, जो कि काफ़ी टेस्ट भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये दोनों टर्म्स, स्पेशली डबल एंट्री में जब हम आगे जाके डबल एंट्री करेंगे तो उसमें जो रिसीवेबल एंड पेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आई होप ये हमारे लिए अब क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कस्टमर और बैंक का जो क्या रिलेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए, अब क्या हुआ, हमारा बैंक हो गया, और मिस्टर बी हमारा कस्टमर हो गया। ऑल राइट, तो अब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मिस्टर बी ने मिस्टर ए यानी बैंक में, मिस्टर बी ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए $100। अब क्या होगा, बैंक जो है मिस्टर ए यानी वो फ्यूचर में कस्टमर को क्या करेगा, पे करेगा, यानी मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए से पैसे वसूल करेगा। तो उसके लिए बैंक क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया। ओके, फॉर मिस्टर बी, मिस्टर ए उसके लिए क्या हो गया, रिसीवेबल हो गया। ऑल राइट, एंड सेम अगर मिस्टर ए देखें, मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या है, मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या है, पेबल। अब क्यों पेबल है, क्योंकि मिस्टर ए यानी बैंक फ्यूचर में मिस्टर बी को, जो कि हमारा कस्टमर है, उसको पे करेगा। तो बैंक के लिए मिस्टर बी क्या है, पेबल है, और हमारे लिए बैंक क्या है, रिसीवेबल है। ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक सो ये टॉपिक हमारा जो है वो क्लियर हो गया। इसमें मज़ीद ऐसे कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, जो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं। बैंकिंग में असल में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें सिर्फ रीड करने हैं, यानी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं, और वहाँ से एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चंस भी टेस्ट नहीं होते, तो सिंपली हम उसको स्किप करेंगे और वो एरिया हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा आगे FA1 में काम आएगी। हम उन चीज़ों को देखेंगे, और जो जहाँ से MCQs आने के चांसेस हैं। बाकी वैसे ACC है कि ऐसे पेपर्स होते हैं जहाँ से मतलब कहीं से भी MCQs आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपको बुक में जो भी इवन छोटे से छोटा टॉपिक भी होगा तो वो क्लियर करना होगा, वो हमें देखना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं, वो है सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। तो हम देखते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी के, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो गाइस मिस्टर ए और मिस्टर बी का ही हम एग्जांपल आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में दोस्त हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी आया मिस्टर ए के पास कि मुझे थोड़े पैसे दो, तो मिस्टर ए ने उसको $100 दिए। अब मिस्टर बी को वापस करने हैं पैसे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इन्होंने कहा, मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको 1 मंथ बाद पेमेंट करूँगा आपकी। तो अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को पेमेंट करनी है, तो अब वो क्या करेगा, एक चेक लिखेगा $100 का। उसका कहेगा कि यार मेरे पास कैश नहीं है, तो काइंडली आप क्या करो, ये चेक लिख लो। तो मिस्टर बी का जो अकाउंट है वो हम पाकिस्तान के जो बैंक है उसके एग्जांपल हम देखते हैं, तो हमारी थोड़ी आसानी हो जाएगी। और मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो है UBL में। ऑलराइट, मिस्टर बी का जो अकाउंट है वो HBL में है, और मिस्टर बी का अकाउंट HBL में है और मिस्टर ए का UBL में है। तो अब इसने चेक दिया मिस्टर बी को। ऑल राइट, अब हमने UBL, अब इस मिस्टर बी ने HBL यानी अपना जो चेक है वो मिस्टर ए को दिया। मिस्टर ए चेक लेकर गया UBL के पास। ऑल राइट, अब UBL क्या करेगा, UBL उसको अपना, इनका जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच चेक को वहाँ भेजेगा। ऑल राइट, अब मेन ब्रांच क्या करेगा, सेंट्रल बैंक को भेजेगा, सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक वापस जो चेक है वो भेजेगा HBL को।
ऑल राइट, फॉर द कंफर्मेशन, वेरिफिकेशन के लिए कि आया मिस्टर बी का अकाउंट है कि नहीं। अगर है तो उसमें देखें कि बैलेंस है या नहीं। तो फिर मिस्टर बी का जो बैंक है यानी HBL, वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन करके फिर वापस सेंट्रल बैंक को भेजेगा, और सेंट्रल बैंक फिर मेन ब्रांच को, और मेन ब्रांच UBL को, और फिर UBL वाले क्या करेंगे, मिस्टर ए के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑल राइट। तो इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं, क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं। और इसके लिए बेसिकली जो वर्किंग डेज़ है वो है 3 वर्किंग डेज़, 3 वर्किंग डेज़। ऑल राइट। तो ये था हमारा सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। इसमें इतना ही है, और इसमें मतलब मज़ीद कुछ ख़ास नहीं है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैंकिंग एक इंतहाई मतलब सिंपल सा चैप्टर है। इसी वजह से हमने इसको स्टार्ट किया है, ताकि स्टार्टिंग A1 में स्टार्टिंग है हमारी। इसमें ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल की फ़ील्ड से होंगे, या जो इंजीनियरिंग की के फील्ड से होंगे, मतलब उनको ख़ास आइडिया नहीं होगा अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। एंड तो इस वजह से हमने सबसे पहले जो काम किया है वो हमने बैंकिंग चैप्टर से स्टार्ट लिया है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक, तो सिंपली डिसऑनर्ड चेक सिंपली वो चेक जिसको बैंक रिजेक्ट कर दे। सिंपल, नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिसको बैंक रिजेक्ट कर दे उसको हम क्या कहेंगे, डिसऑनर्ड चेक कहेंगे। तो फिर उसके हम रीज़न्स अगर देखें कि क्यों बैंक ने रिजेक्ट किए, हो सकता है कि हमने चेक को इनकरेक्ट फिल किया हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे जो अकाउंट है उसमें इनसफिशेंट बैलेंस था, जिसकी वजह से बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये था सिंपल, इतना ही था इसमें डिसऑनर्ड चेक में, कि हर वो चेक जिसको बैंक रिजेक्ट कर दे तो हम इसको क्या कहेंगे, डिसऑनर्ड चेक कहेंगे। अब एक और इसमें टॉपिक है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक, अब क्रॉस्ड चेक क्या है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ चेक, ये हमारे पास एक चेक है, तो इसमें हम सिंपल क्या कर देते हैं, 2 पैरेलल लाइंस ड्रा कर लेते हैं, और इसमें इसके पैरेलल लाइंस के अंदर हम क्या लिखते हैं, AC पेई। अब AC पेई क्या है, इसका मतलब क्या है, अकाउंट पेई। ऑल राइट। अब डिसऑनर्ड चेक ये होता किस चीज़ के लिए है, तो सॉरी, क्रॉस चेक किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जिस चेक पे भी 2 पैरेलल लाइंस आ जाएं और उसके दरमियान लिखा जाए ACP, तो उसका मतलब ये होगा कि ये चेक सिर्फ़ और सिर्फ अकाउंट में ही पे होगा। अकाउंट ऑफ पेई, पेई यानी हर वो शख्स जिसका चेक के ऊपर नाम लिखा होगा, तो वो उस शख्स के बैंक अकाउंट में सिर्फ ट्रांसफ़र होगा। उस चेक को हम क्या कहेंगे, क्रॉस चेक। ऑल राइट। पेई कौन क्या होता है, यानी जिसको हम चेक पे करेंगे, यानी जिसका चेक पर हम नाम लिखते हैं कि इस बंदे को ये चेक मिले, या ये चेक, या ये बंदा ये चेक ले सकता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा पेई होता है। ठीक है। तो यानी हर वो चेक जिस पे 2 पैरेलल लाइन ड्रा हो जाए और उस पे लिखा जाए AC पेई, तो उसका मतलब क्या होगा कि यानी जो पेई है उसके अकाउंट में सिर्फ ये चेक ट्रांसफ़र होगा या पेमेंट होगी, यानी जो पेई है वो उसको कैश आउट नहीं कर सकता। यानी वो चेक हम उस चेक को कैश, यानी उसकी चेक की जो अमाउंट होगी वो हमें कैश में पे नहीं होगी, बल्कि हमारा जो अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफ़र होगी। और ये सिर्फ यानी जो पेई होगा उसके अकाउंट में, यानी दूसरे अकाउंट में भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अब ये इसका पर्पस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क यानी थीफ्ट यानी चोरी के रिस्क से बचने के लिए, और इसके अलावा फ्रॉड से बचने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी इफ़ फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का हम चेक दें और वो बंदा फॉर एग्जांपल कैश लेकर आए, तो हो सकता है रास्ते में कुछ हादसा हो जाए, या कुछ चोर उसको पकड़ लें, और वो या वो उससे चेक ले लें, या फिर चेक तो नहीं सॉरी, यानी उससे फिर कैश ले लें। तो क्या होगा, इस रिस्क से बचने के लिए हमने फिर क्या इस कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, क्रॉस चेक का।
ऑल राइट, तो गाइस आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो क्लियर हुए होंगे। और मज़ीद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इस चैप्टर को वाइंड अप करें, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास नहीं है। सिर्फ हम वो इम्पोर्टेंट यानी जहाँ से एमसीक्यूज़ बैंकिंग चैप्टर में बेसिकली एसीसी का क्या कहते हैं, एक या दो एमसीक्यू टेस्ट हो जाते हैं, यानी एमसीक्यूज़ के चांसेस होते हैं। चूँकि ये चैप्टर भी थ्योरेटिकल है तो हम इसमें ज़्यादा थ्योरी है, और फिर इसमें मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो बाकी रह जाएंगे वो फिर आप ख़ुद उसको सिंपली रीड करोगे, तो इंशाल्लाह उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।